अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा, बेटा आज जो हम सवाल करने जाएंगे वो करने जाएंगे अक्रूड एंड प्रीपेमेंट के एनबीआरएस के सवाल करेंगे आज। अक्रूड एंड प्रीपेमेंट के सवाल किस तरीके से आते हैं, उसको किस तरीके से करना चाहिए, काफ़ी बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं। बीआरएस के सवाल कैसे करने चाहिए, काफ़ी बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं। तो हम उनको सीखेंगे आज। सो ये एक सवाल है। मैं ईयरलीज में से ही उठाऊंगा सवाल, मतलब ठीक है, ईयरलीज जो रिसेंट पेपर इनमें से ही उठाऊंगा। आप लोगों ने ये करना है कि जो भी इसका आंसर है मुझे अलग से दें और कैलकुलेटर रखते हैं अपने पास। तो ये सवाल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अ बिजनेस प्रोवाइडेड, अ बिजनेस, एक मिनट सब्र कीजिएगा यार, ये बच्चे आ रहे जा रहे होते हैं, ये बड़ा सीन होता है यार। एक टाइम पे आ जाओ, सारे के सारे एक साथ आ जाओ तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अ बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट टू एक्सपेंसेस। एक बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में डेटा दिया हुआ है। आप सवाल में जाके देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये हमने पेमेंट की है, और ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। वो बोल रहा है कि विच अमाउंट वुड बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। कितना अमाउंट हमारे आईएएस में जाएगा। मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बना के देता हूँ कि वो कैसे बनेगा। ताहा ने आंसर दे दिया, लेकिन देख लेते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का बना के देता हूँ। इन सवालों को करने का तरीका ये होता है कि आप अकाउंट बना लें। क्या बनाने? अकाउंट बना लें। हम इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बना लेते हैं। और आपको मैंने सिखाया होगा पाप, याद है? मैंने आपको सिखाया था एक वर्ड, पाप। वो अलग बात है, मैंने किसी बंदे का नाम भी लिया होगा कि वो माशरे के लिए क्या है, पाप है, लेकिन उसको आप छोड़ दें। अभी मैं रेड लाइन पे आ गया हूँ, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो उसने बोला है कि साल के आखिर में इतना अक्रूड था। सॉरी, उसने कहा हुआ है कि साल के शुरू में इतना अक्रूड था, साल के आखिर में इतना अक्रूड था। क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है। जो हमारे पास साल के शुरू में अक्रूड है वो कहाँ लिखेंगे सर? वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। वो कितना है? 240। ठीक है, ये साल के शुरू में हमारे पास अक्रूड आ रहा है। आप डेट देख सकते हैं। और जो साल के आखिर में अक्रूड है वो हम कहाँ लिखेंगे सर? वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। तो हम लिख देंगे 360। ठीक है, और हमने पेमेंट कितनी की है सर? ये कहाँ लिखेंगे सर? ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 1500। तो 1500 प्लस 360, ये हो जाएगा 1860। और 1860 माइनस 250, ये कितना हो जाएगा? 240। 1860 माइनस 240, ये कितना आ जाएगा? 1620 हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है? 1620 है। और 1620 वाला एक ही आंसर है। बाज़ दफा इतने आसान सवाल भी आते हैं। चलो इंश्योरेंस का अकाउंट भी बना के देख लेते हैं। इंश्योरेंस का अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा। एक्सपेंस के अकाउंट जब हम बनाते हैं ना, वर्ड लिखते हैं पाप। क्या लिखते हैं? पाप। ये पाप वर्ड याद कर लें, पाप। ठीक है। अब यहाँ तो मैं फॉर्मेट सिंपल सा बना रहा हूँ क्योंकि हमें पेपर तो करना नहीं, एमसीक्यू का आंसर देना है। साल के शुरू में प्रीपेड आ रहा है सर, क्या करेंगे सर? डेबिट साइड पे लिखेंगे। साल के आखिर में प्रीपेड आ रहा है सर, कहाँ लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और हमने पेमेंट कितनी की है सर? 1200 की है। क्या करेंगे सर? डेबिट साइड पे लिखेंगे। 1200 प्लस 180, ये हो जाएगा 1380। 1380 माइनस 220, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1160। तो 1380 माइनस 220, ये हो जाएगा 1160। और इसके हिसाब से हमारे पास आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है सबके? मुझे सिर्फ एक ही बंदे ने आंसर दिया है। तो बेटा मैं समझता हूँ शेर तो सारे ही हैं। ओके। आगे चले। अच्छा आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अंजुम, अंजुम रेंट पार्ट ऑफ हर प्रीमिसेस टू अजय फॉर 6120। बेटे ये चल रहा है अक्रूड एंड प्रीपेमेंट चल रहा है। अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, जो जिसमें आप रेंट का अकाउंट बनाते हैं, रेंट रिसीव का अकाउंट बनाते हैं, वो वाला। कह रहा है अंजुम रेंट पार्ट ऑफ हर प्रीमिसेस टू अजय फॉर 6120 पर एनम। At the beginning of the year, Ajay had paid 2 month rent in advance. At the end of the year, Ajay had paid 3 month rent in advance. यहाँ सीन कर रहा है आपके साथ। सीन तो बहुत होते रहेंगे, आपने खुद परेशान नहीं हो जाना। साल के शुरू में 2 महीने का रेंट एडवांस था, साल के आखिर में 3 महीने का रेंट एडवांस था। अंजुम ने क्या किया? अपनी जगह रेंट पे दिए, रेंट पे दिए बेटा। और रेंट जो तय किया है पूरे साल का, यानी 6120 इज ऑफ 12 मंथ्स। 6120 12 मंथ्स का रेंट है।
अंजुम ने अपनी जगह रेंट पे दी है बेटा, ये इनकम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। अंजुम ने अपनी जगह रेंट पे दी है, तो सवाल में वो पूछ रहा है कि ये बताएं कि हमने रेंट रिसीव कितना किया होगा। सवाल में ये पूछ रहा है, ये बताएं हमने रेंट रिसीव कितना किया होगा। तो बेटा रेंट का अकाउंट बन रहा है, लेकिन ये रेंट इनकम का अकाउंट है, क्योंकि आप रेंट रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इनकम का अकाउंट है। तो इसको कैसे करेंगे, आपने इसके लिए वर्ड सीखा होगा ओप्पो, याद है आपको, मैंने सिखाया होगा, एक खूबसूरत सा मोबाइल है दुनिया के अंदर, लेकिन होता नहीं किसी के पास, क्योंकि हम आईफोन से बाहर निकलते नहीं है सर। कोई मसला नहीं है बेटा। तो वहां मैंने एक चीज बताई थी कि इनकम वैसे प्रीपेड नहीं होती, इनकम तो एडवांस होती है या प्री रिसीव्ड होती है। बच्चों को समझाने के लिए कि कि साल के शुरू में कोई भी इनकम अगर एडवांस है ना तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी की तरह होती है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ क्रेडिट साइड पे आता है, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो साल के शुरू में 2 महीने का रेंट एडवांस था, अब रेंट अमाउंट कितना है वो नहीं बताया, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ये 6120 12 महीने का बनता है, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा, भी कोई गैस टाइम नहीं है। 6120 अगर हमारे पास 12 महीने का बनता है, तो 2 महीने का कितना बनेगा, जहां तक मेरा ख्याल है 500, 510 हो जाएगा शायद। 1 महीने का 510 हो जाएगा, 2 महीने का 1020 हो जाएगा, ऐसे ही है। मैंने 6000 को डिवाइड किया 12 से, आई गॉट 500, और 20 को डिवाइड किया 12 से, आई गॉट 10, तो इसका मतलब 510 1 महीने का हो गया। तो ऐसे ही है बेटा। आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। गाइस आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, मुझे बताएं, कंफर्म तो करें बेटा, मैं ही अगर सारा खुद कराता रहूंगा काम तो नहीं बनेगा। चलिए जी, ये हो जाएगा 1020 2 महीने का, और 510 × 3, 510 3 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई करो, क्यों 3 महीने का है, तो ये हो जाएगा 1530। ठीक है। अच्छा जी सर, आगे क्या करिए, सवाल में वो ये बोल रहा है कि ये बताओ हमने रेंट रिसीव कितना किया है, वो बोला है ये बताओ हमने रेंट रिसीव कितना किया, सवाल में वो ये कह रहा है कि हमने रेंट रिसीव कितना किया, वो यहाँ आएगा यहाँ। तो जाहिर सी बात है एक फिगर और भी लिखनी पड़ेगी। अगर आपने ये बैलेंसेस लिख दिए हैं, तो बैलेंसेस के अलावा या तो बैंक लिखना पड़ेगा या फिर आईएस लिखना पड़ेगा। तो मैंने बच्चों को एक बात बताई थी कि अगर हम साल का अकाउंट बना रहे हैं, हम अगर 1 साल का अकाउंट बना रहे हैं, तो आईएस हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आईएस हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और यहाँ इसने पूरे साल का रेंट दिया हुआ है। आप सबको पता है, आप 1 साल का अकाउंट बना रहे हैं, चाहे आप टी अकाउंट बना के फाइंड करें, चाहे आप डायरेक्ट करें, जाएगा उसी उतने 1 साल का ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर जो पूरे साल का रेंट बनता है आईएस है, वो लिख देंगे डेबिट साइड पे, वो कितनी है 6120, और दोनों साइड का टोटल करेंगे। आई थिंक सो 6120 प्लस 1530, ये हो जाएगा 7000, 7650, 7650 माइनस 1020। ये कंफर्म करें क्या आंसर आएगा, बी ही आंसर आएगा। 7650 माइनस 1020, बी कैसे आंसर आ रहा है यार, सी नहीं लग रहा मुझे, या मैंने मिस्टेक कर दी। सर सी आंसर है, 600630 बाकी आंसर है। फिर आप बी क्यों बोल रहे हैं मुझे यार, काफी सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, मैंने कोई गलती तो नहीं की, मिस्टेक तो नहीं की। ताहा बेटा, मैं देख लेता हूँ, मैंने कोई मिस्टेक की हो शायद। सर सी एक्चुअल आंसर है। फिर भी ओके ओके ओके, चलिए सही है, सही है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, अच्छा हम और जरा सवाल करते हैं, इसी टॉपिक को लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन है, तो इसी टॉपिक को लेके चलता हूँ। हम दूसरा पेपर उठाते हैं, दुआ करें इस पे भी सवाल मिल जाए ये वाले, दुआ करें इस पे भी सवाल मिल जाए। बेटा माइक बंद कर दें, उमेश बेटा अपना माइक बंद करो यार। चलिए जी, तकरीबन जो 15 और 16 जो सवाल होते हैं ना, 15 15 तकरीबन आपको 15 16 ही आपको इसी के मिलेंगे, इंक्लूडिंग प्रीपेमेंट के मिलेंगे। सो गाइस देखें, ये वाला 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको जरा देखें। अब थोड़ा आप भी करें, ये रेट्स का अकाउंट है, मींस ये एक्सपेंस का अकाउंट है, मींस ये एक्सपेंस का अकाउंट है रेट्स का। तो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, फिर बैंक दिया हुआ है, फिर बैलेंस सीडी दिया हुआ है, फिर इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आप लोग बताएं। चलें आपकी आसानी के लिए मैं एक और बात लिख देता हूँ। हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना ये एक्सपेंस का अकाउंट, हम लिखते हैं पापी
ए ए पी। तो साल के शुरू में कोई अक्रूड नहीं है और साल के आखिर में कोई प्रीपेड नहीं है। हाँ, ये है। अब आप पढ़े, मुझे बताएं से क्या आंसर होगा। बेटा ताहा ने और राबिया ने आंसर दिया, बाकी लोग तो आंसर दे ही नहीं रहे। बाकी लोग शायद शो देखने आए। ये कोई मूवी चल नहीं रही जो आप शो देखने आए बेटा। ना ही कोई इंजॉयमेंट हो रही है यहाँ पे। ओके चलिए देखते हैं, लेकिन आंसर में तजाद है। आंसर में तजाद है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई। चलें यार, मुझे तो आसान लगा सवाल, देखता हूँ। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ए। रेट्स आर अक्रूड एट बोथ द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ ईयर। सर ऐसा तो नहीं है। रेंट्स अगर स्टार्ट में भी हैं तो फिर यहाँ तो है ही नहीं। साल के आखिर में तो यहाँ तो है ही नहीं, ओपनिंग तो है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साल के शुरू में नहीं है, साल के आखिर में जरूर है। साल के आखिर में ये वाले। बी, रेट्स आर अक्रूड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। साल के शुरू में रेट्स आपके अक्रूड थे, सर ये भी नहीं है। साल के शुरू में अक्रूड, साल के शुरू में अक्रूड होते तो नजर आता ना, यहाँ पे नजर आता ना क्रेडिट साइड पे। रेट्स आर प्रीपेड एट बोथ द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ ईयर। प्रीपेड, साल के शुरू में प्रीपेड है, यस सर। साल के आखिर में प्रीपेड है, नो सर। अब डी पढ़ते हैं। रेट्स आर प्रीपेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। साल के शुरू में प्रीपेड है, यस सर। उसके बाद एन अक्रूड एट एंड ऑफ ईयर, ये है सर। देख कितना आसान सवाल है। इसका आंसर क्या होगा, डी। डी फॉर डॉल। काफी बच्चे बोलते हैं सर डी फॉर डॉल, वो डॉग भी बन जाएगा। ऐसे नहीं करें, अच्छे काम करें। चलें जी, एक और सवाल की तरफ चलते हैं। असल में बेटा टाइम शॉर्ट होगा, क्योंकि पेपर वाइज मैं स्क्रॉल जब करता जाऊंगा ना, एक पेपर दूसरे पेपर में टाइम बहुत लगता है। सो सो एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा देखूं। ओके। चलें जी, 16 का आंसर बताएं सर। समवन हैज कम फ्रॉम माय नेम, काइंडली किक हिम आउट। ओके। शरारती बच्चे बहुत हैं बेटा। चलिए जी। असल में बेटा देख कोई क्लास का कोई बच्चा होगा, मजाक कर रहा होगा आपके साथ। रमेश बेटा, लोगों के साथ जरा सही चलो ना यार। जी बेटा, 16 का आंसर बताएं बेटा। देखिए मैं चाहूंगा कुछ आप भी बोलें, फायदा तब देखें। ये जो प्रैक्टिस है टू वे होती है। टू वे ट्रैफिक, टू वे अच्छा लगता है ना। सो अ कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019। ऑन 1 दिसंबर 2019 इट पेड रेंट 8,000 फॉर द फोर्थ मंथ एंडिंग 31 मार्च 2020। ओके। व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑन द रेंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2020। बड़ा घुमा रहा है यार, पढ़ लेते हैं। बोले एक कंपनी का साल एंड हो गया 31 दिसंबर 2019, ये हमारी रेड लाइन है। ये हमारी क्या है सर, ये हमारी रेड लाइन है। तो रेड लाइन में लगा देता हूँ सर, ये हमारी रेड लाइन। रेड लाइन मीन्स ये हमारा साल का एंड है। इससे ज्यादा एक्सपेंस अगर आपने पे किया तो वो प्रीपेड है, वो प्री। और इससे कम पे किया है तो वो अक्रूड है। लेकिन सीन क्या हुआ है, हमने 1 दिसंबर को 4 महीने का रेंट दिया। कब दिया सर, 1 दिसंबर को 4 महीने का रेंट पे किया। इसका मतलब पूरा दिसंबर गुजरा। फिर उसके बाद जनवरी का महीना आया, वो भी पूरा गुजरा। फिर फेब का महीना आया, वो भी पूरा गुजरा। फिर मार्च का महीना आया, वो भी माशाल्लाह से पूरा गुजर गया। मैं कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमने 4 महीने का एडवांस पे किया था। तो 8,000 रुपये हमने 4 महीने का दिया था। तो हर महीने का कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। 2,000 2,000 2,000। इसमें प्रीपेड कितना है सर, इसमें जो प्रीपेड है वो इन 3 महीनों का क्या है, प्रीपेड है बेटा। इन 3 महीनों का क्या है, प्रीपेड। इन 3 महीनों का क्या है, प्रीपेड है। ठीक है, अच्छा जी। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 8,000 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो 3 महीने का है, और डिवाइड कर देना है 4 से। ये आ जाएगा 6,000। ये 6,000 प्रीपेड है। अब मसला पता है क्या है, मसला ये आ रहा है हमारे साथ कि 6,000 जो आंसर है वो हमारे पास दो हैं। एक सी में भी है, एक डी में भी है। कौन सा वाला होगा। प्रीपेड एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है।
एसेट होता है। प्रीपेड क्या होता है? एसेट होता है। और आप सबको पता है, अगर हमारा कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो हमारे लिए एसेट होगा। क्या होगा? एसेट होगा। एसेट 12 मिनट्स में डेबिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है? सर ये हमेशा डेबिट साइड पे आता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? डेबिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है। क्या होता है? तो एग्जाम में एक बड़ी गलती बच्चों से पता है क्या होती है? सबसे बड़ी गलती, बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं? आंसर टिक कर देते हैं सी को, क्योंकि 6,000 आ रहा था। कभी भी आंसर, अगर आपका आपका आंसर 6,000 आ रहा है और दो आंसर है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये चीज बड़ी मैटर करती है, स्पेशली बीआरएस के क्वेश्चन में और बैलेंस के क्वेश्चन में, जिसमें आपसे बैलेंस पूछ रहा होता है, वहां में बड़ा ख्याल करना होता है। चलें जी, तो इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक है, डी फॉर डोल। ओके, आ जाए इस पे, अलाइस पे। ये आप लोग कर लें बेटा, ये थोड़ा सा आप लोग कर लें, ट्राई कर लें। किसी भी चीज के आगे रिसीवेबल कवर्ड लग जाए ना, वो इनकम कहलाती है। मतलब वो हमारी इनकम शो कर रहा है। अब डेबिट है क्रेडिट है, ये आपने दिमाग से सोचना है। मैं चलो इनकम का अकाउंट बना के दे देता हूँ, तो आपके लिए जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। इनकम का अकाउंट बना देता हूँ, ये ओप्पो है। ठीक है, और ये बात कर रहा है 1 जनवरी 2020, साल के शुरू में। अब आप सोचें, कमीशन रिसीवेबल का 250 डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, वो मैं समझा देता हूँ बेटा, बेटा मैं समझा देता हूँ। हम कमीशन रिसीव, ये कमीशन रिसीवेबल एक अलग चीज है, रेंट रिसीवेबल एक अलग चीज है। ठीक है, अच्छा जी। सो कमीशन रिसीवेबल का 250 डेबिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये अक्रूड है। साल के शुरू में इतना कमीशन रिसीवेबल अक्रूड है, यानी ये पैसे आपने रिसीव करने हैं, ये कमीशन आपने लेना है, ये कमीशन आपने लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपकी आउटस्टैंडिंग कमीशन है, ये आपकी आउटस्टैंडिंग क्या है? इनकम है। तो बी हो सकता है, बी और ए हो सकता है। रेंट रिसीवेबल क्रेडिट पे आ रहा है। रेंट रिसीवेबल क्रेडिट पे बैलेंस कब आ सकता है? जब आपको किसी ने एडवांस में दिया हो, जब आपके लिए वो क्या हो? लाइबिलिटी हो। जब आपके लिए वो क्या हो? लाइबिलिटी हो। तो किसी बंदे ने अगर आपको एडवांस में दिया है पैसे, तो ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसीलिए इसके आगे क्रेडिट का वर्ड आ रहा है, लाइबिलिटी आपके लिए। तो एडवांस की जगह एग्जाम में प्रीपेड का वर्ड यूज करते हैं, तो इनकम प्रीपेड इसी ऑप्शन में नजर आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल। ठीक है, अच्छा जी। आला बेटा, आला बेटा, आप लोग चैंपियन है भाई। आप लोगों का दिमाग चल रहा है माशाल्लाह से, वीआईपी। चलें जी, हम एक और सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा और डोज बढ़ा देते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यही टॉपिक करा लूँ। 6-1। ये 14 आप लोग सोच के बताएं। 14 का आंसर आप लोग सोच के बताएं क्या होगा। आप लोग देख रहे होंगे हर पेपर में 14, 15, 16, इनमें से कोई ना कोई एक एमसीक्यू अक्रूड इन प्रीपेमेंट्स होता है। इस तरह अपना जहन भी सेट करना है। बोला आईएएस में क्या एंट्री जाएगी? बड़ा आसान तो है यार, बहुत आसान है। मल्टी अकाउंट में उसने आईएएस नहीं लिखा, बस आप टोटल करके आईएएस लिख दें। लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है, वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि रेंट रिसीवेबल डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बोला आईएएस के साथ क्या होगा। बेटा आंसर नहीं आ रहे, आंसर नहीं आ रहे, आईएएस आंसर नहीं आ रहे। ठीक है, देखिए बेटा, एक मिस्टेक आप सब लोग कर रहे हैं, एक मिस्टेक सब लोग कर रहे हैं, मैं बताता हूँ वो क्या मिस्टेक है। जो आप सब ये दो दो चीज याद रखा करें। सवाल में जो पूछ रहा है वो ये नहीं पूछ रहा कि हमारे पास रेंट रिसीवेबल में अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट के साथ साथ वो ये भी पूछ रहा है आपसे कि आईएएस में वो चीज डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। आईएएस में इनकम स्टेटमेंट में। सर इनकम स्टेटमेंट जो डेबिट क्रेडिट होती नहीं है, हम तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। तो बेटा पुराने जमाने में आईएएस टी शेप बनती थी, अब नहीं बनती। तो जो चीजें इनकम होती थी ना, इनकम, वो क्रेडिट साइड पे आती थी, और जो हमारे एक्सपेंस होते थे वो क्या होते थे? डेबिट साइड पे आते थे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इस बच्चे को ग्रुप में ऐड कर दूं। ये काफी लोग लेट आते हैं माशाल्लाह से। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा हो,
खाने के टाइम पर लोग आ जाए। अच्छा जी, सो जरा प्लस कर लेते हैं। 400 प्लस 3,600 कितना हो जाएगा? ये सर हो जाएगा 4,000। और 4,000 में 600 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3,400। अब ये 3,400 आप क्या करेंगे? इसके आगे लिखेंगे IS। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि रेंट रिसीवेबल का अकाउंट क्या होगा। वो आपसे ये नहीं बोल रहा कि 3,400 अगर यहाँ आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, तो रेंट रिसीवेबल का अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। रेंट रिसीवेबल को वो ये नहीं पूछ रहा, वो बोला IS क्या होगा। तो ये जो आप 3,400 यहाँ लिखेंगे और इसके आगे IS लिखेंगे, इसकी पता है एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री बताता हूं। इसकी एंट्री ये होती है, रेंट, क्योंकि पेपर में दे सकता है, रेंट रिसीवेबल डेबिट, IS क्रेडिट। इसको क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है, इसको क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है, ट्रांसफर एंट्री कहा जाता है। हम टोटल करते हैं और आखिर में जो अमाउंट आता है IS में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वैसे टी अकाउंट बनाते वक्त इसको हम यहाँ लिखते हैं, क्या बोलते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। लेकिन रियल लाइफ में बकायदा इसकी एंट्री होती है और आप रेंट रिसीवेबल को करते हैं डेबिट और IS को करते हैं क्रेडिट। तो कोई भी इनकम का अकाउंट बना रहे हो तो भले टी अकाउंट बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पेपर में एंट्री पूछे तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? क्रेडिट बेटा, क्रेडिट बेटा। तो ये 3,400 क्रेडिट होगा IS के अंदर। ठीक है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था, लेकिन वो बी पे लग गए थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 2021 पेपर 1 में अब आगे चलते हैं। चलिए जिसका आंसर बताएं। ठीक है बेटा, मैं उमेश बेटा बाद में आता हूँ, अभी मैं, मुझे पहले बताते ना, मैंने दूसरा स्टार्ट कर लिया। सर ये वाला जी, ये वाला करना है जो मैंने आपको शो किया हुआ है। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। एवरीबडी नहीं करें जैन बेटा, मुझे आंसर दो मुझे। ये तो मुझे आसान लग रहा है, मैं समझता हूँ ये आप लोग आराम से कर लेंगे, ये कोई मुश्किल तो नहीं है। चलें जी, मैं बता देता हूँ। वो कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 कमीशन रिसीवेबल 210 वाज आउट। कमीशन रिसीवेबल कवर्ड आ गया, रिसीवेबल, तो इसका मतलब ये इनकम की बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 4850। अच्छा जी, वो बोले व्हाट जनरल एंट्री शुड हैव बीन मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कर ले, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। तो साल के आपको ओपोजेन में आना चाहिए, हम इनकम का अकाउंट बना रहे हैं, ओपोजेन में आना चाहिए। ठीक है, ओपोजेन में आना चाहिए। तो साल के शेयर, थोड़ी देर वेट करें, सबर करें। साल के शुरू में हमारे पास क्या आएगा? 210 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 4850। मैं पहले पढ़ लूँ, कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, चलिए ठीक है। दोनों साइड का टोटल करें, डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 4850 - 210। 4850 - 210, ये हो जाएगा आपका 4640 हो जाएगा, 4640 हो जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी देखें। ये जो अकाउंट है, ये जो अकाउंट है, ये कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट है। ठीक है, ये कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट है। और आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, एंट्री डेबिट साइड पे आ रही है, यानी ये खुद डेबिट हो रहा है। और जो रेफरेंस में IS लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर बताया है। बेटा इसका आंसर आप लोग बी बोल रहे हैं, मैं खुद परेशान हो गया, क्या हो गया यार? कोई अच्छा ए होगा ना इसका आंसर तो सही। 4850 - 210, तो इसका आंसर डिफरेंस आ जाएगा 4640। और हम इसकी एंट्री करेंगे कमीशन रिसीवेबल डेबिट IS क्रेडिट, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए बेटा, ठीक है। अच्छा जी,
चलें, आप लोगों ने बेडेड रिकवर्ड पढ़ा हुआ है, थोड़ा ये भी कर लें, ट्राई कर लें, क्योंकि मैं इस तरह बार बार पेपर चेंज करूंगा, मसला होगा। बेडेड रिकवर्ड का जरा बताएं, बेडेड रिकवर्ड क्या होता है? 19 का बताएं। थोड़ा प्रोविजन पे टच कर लेते हैं, थोड़ा याददानी हो जाएगी, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। Which statement about a debt recovered account is correct? I want that everyone participate. आप लोग पता नहीं किस किस से लिंक शेयर कर रहे होते हैं। कभी कोरेजो आ रहा है, कभी चांडियो आ रहा है, कभी सुमरो आ रहा है। ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिसको मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाया। कभी लाखानी आ रहा है। ये आपकी संगत के असरात है जो आपके पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे बेटा। विच स्टेटमेंट अबाउट अ डेट रिकॉर्ड? कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी। चले सुन लेते हैं। द अकाउंट इज यूज व्हेन एन अमाउंट प्रीवियसली रिटन ऑफ इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। बिल्कुल सही है बेटा, इसीलिए तो बनाते हैं। द अकाउंट इज यूज व्हेन डाउटफुल डेट। नो सर, डाउटफुल डेट जब मिलते हैं सीधे सीधे बैंक डेबिट होता है, ठीक है, और कस्टमर क्रेडिट हो जाता है। सी, द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट। नो सर, इनकम स्टेटमेंट कभी डेबिट नहीं हो सकती, ये तो इनकम है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी। डी, द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज शोन एसएफपी में जाता ही नहीं, ये तो इनकम है, कहां शो होती है? तो आपकी शो ही इनकम स्टेटमेंट में होती है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है, इसलिए ये सी आंसर गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? ए। जो भी हमारे प्रीवियसली बैड डेट्स हैं उनको जब हम रिटर्न ऑफ करते हैं और वो बाद में रिकवर हो जाए, हमें बाद में रिसीव हो जाए, तो हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में इसको लिखते हैं। ओके बेटा, काफी लोग माशाल्लाह चीते हैं, आंसर दे देते हैं। 20 पे जरा देख लें, थोड़ा प्रोविजन भी टच हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह कल भी इसको थोड़ा टच दे दूंगा, प्रोविजन, कंट्रोल अकाउंट और अक्रूड इन प्रीपेमेंट, यानी मिक्सअप करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। Nola financial year end on 31st December, she maintain a provision for doubtful debt of 5% of trade receivable. उसका जो provision for doubtful debt है वो कितना है? 5% है, वो 5% है, परसेंटेज मिल गई। On 1st January 2021 the provision amounted to 800। ये क्या बैलेंस है? ये प्रोविजन का क्या बैलेंस है? On 31st December 2021 ट्रेड रिसीवेबल ओड 13,400, साल के आखिर में 13,400 थे, लेकिन इस 13,400 में 600 के इररिकवरेबल डेट्स भी शामिल हैं, मतलब ये हमने माइनस नहीं किए, करने हैं। तो सवाल में ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि साल के आखिर में, देखिए सवाल सुनना जरा, समझना। कभी सवाल में बोलता है कि आईएएस में कितना अमाउंट जाएगा, कभी सवाल में ये पूछता है कि बैलेंस कितना होगा। तो यहां आपसे बैलेंस मांग रहा है, क्या मांग रहा है सर? बैलेंस मांग रहा है। तो बहुत आसान है, आप लोगों ने आईएएस का अकाउंट, प्रोविजन का अकाउंट बनाना सीखा होगा। अकाउंट नहीं बना डायरेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी चलो समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो बीडी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 800। सीडी के लिए हम क्या करेंगे? 13,400 में से 600 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 12,800, और मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, तो ये हो जाएगा 1280। 640 हो जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है। अच्छा, आईएस में जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा? आईएस में जो अमाउंट जाएगा, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं सवाल ये नहीं पूछा था। आईएस में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 2, बल्कि सॉरी 160 जाएगा। तो उसने ये नहीं पूछा आईएस में कितना अमाउंट जाएगा, उसने बोला बैलेंस कितना आएगा। वो बोला है हाउ मच वाज द प्रोविजन फॉर डॉक्टर, उसने ये पूछा है। तो उसने बैलेंस पूछा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 640। अगर वो ये पूछता आईएस में कितना अमाउंट जाएगा, हम बोलते 160। आईएस में ये इनकम में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा, जल्दी बताएं। अगर मैं आपसे पूछे 160 आईएस में इनकम में जाएगा, अदर इनकम में जाएगा बेटा, अदर इनकम में जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोविजन कम हो रहा है। हमारा प्रोविजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमारा प्रोविजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, इसकी एंट्री बताएं, इसकी एंट्री बताएं, इसकी जनरल एंट्री बताएं। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है, इसकी एंट्री बताएं, क्या ट्रांजैक्शन होगी? पेपर में सवाल आ जाए, 4 ट्रांजैक्शन दी हुई हो, हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे? तो मैं लिख कर देता हूं आपको, अगर जरा सी याद नहीं आ रहा हो। एक एंट्री ये है कि सर हम आईएस को कर देते हैं डेबिट 160 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कर देते हैं क्रेडिट 160 से। दूसरी एंट्री ये है, हम आईएस को कर देते हैं डेबिट 640 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट कर देते हैं 640 से। उसके बाद सर, उसके बाद एक और एंट्री है, वो ये है कि हमारे पास एक और एंट्री है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे सर? उसमें हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को करेंगे डेबिट 160 से, और आईएस को कर देंगे क्रेडिट 160 से। बताएं कौन सी सही है?
जाहिर सी बात है, देखें आप इसको देखें ना, ये प्रोविजन फॉर डाउट का अकाउंट है हमारा। आप 160 कहाँ लिख रहे हैं? डेबिट साइड पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और आईएस क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रेडिट हो जाएगा। आईएस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम में और भी कोई सवाल आ सकता है? यस सर। वो आपको बोलेगा ये बताओ कि बैड एंड डाउटफुल डेट, बल्कि ये छोड़ दे, चलो बता देता हूँ। बैड एंड डाउटफुल डेट को मिला के कितना अमाउंट जाएगा? हमारे प्रॉफिट पे नेट इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? हमारे प्रॉफिट पे बैड डेट एंड डाउटफुल डेट को मिला के नेट इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? आपसे ये अगर सवाल करें तो क्या बोलेंगे? यही सवाल है, आपके सामने हमने सॉल्व किया है। हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था? 800 था। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 640। डिफरेंस आ गया 160, जो कि अदर इनकम में जाएगा। और आपसे पेपर में पूछे कि बैड डेट्स भी हुए हैं 600 के, और 160 के ये भी है, ये बताओ प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? तो क्या बताएंगे? शाबाश बेटा। ये 600 से हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। और 160 से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सिंपल है, हमारा प्रॉफिट 600 से कम हो रहा है तो -600। हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? 160 से बढ़ रहा है तो +160। नेट इम्पैक्ट क्या होगा? हमारा प्रॉफिट -440 से कम हो जाएगा। -440 से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतनी ही क्लास है। हम लोगों ने जो आज पढ़ा है ये मैं यूट्यूब पे लोड कर दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। काफी लोग लेट आए थे, कोई मसला नहीं, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। हमने जो आज पढ़ा है वो पढ़ा है अक्रूड एंड प्रीपेमेंट। दूसरा हमने पढ़ा है प्रोविजन फॉर डॉफर्डेट का थोड़ा टच दिया मैंने आपको। तो इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम प्रोविजन फॉर डॉफर्डेट को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा? कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। या बोले तो एक सवाल और दे दूं थोड़ा? नो सर। नो सर, एक सवाल दे देता हूँ बेटा। नो क्यों कर रहे हो भाई? जागो। दे हकीकी आजादी चाहिए। दे दें सर। सवाल। हमें हकीकी आजादी चाहिए। चले यार, मैं थोड़ा ऐसे ही रफ टफ सवाल देता हूँ मैं, थोड़ा तबियत के हिसाब से। यार ये सवाल बच्चों को बड़ा तंग किया था, बच्चों को यार ये जरा करो यार। बच्चों को बड़ा, ये सवाल बड़ा अच्छा था। काफी बच्चों को मैंने देखा कि टेक्चंद बेटा, P2 अगर बिजनेस की बात कर रहे हो तो मैं कल स्कूल आऊंगा, वहां तैयारी करा दूंगा। P2 बिजनेस की तैयारी जो है, आपसे फोन पे बात करता हूँ। ये वैसे एरर का सवाल है, लेकिन चलो मैं समझा देता हूँ। कह रहे आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अब्दुल ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू एरर वर डिस्कवर्ड। The purchase of machine by bank transfer 5,000 was omitted from the accounts. और दूसरा क्या लिख रहा है? The purchase of motor vehicle 15,000 was entered in the motor vehicle repair account। ठीक है, पढ़ लेते हैं। What effect will correcting these error have on the non-current asset and the working capital? Non-current से सबको पता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मशीन, ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मोटर व्हीकल, ये नॉन करंट एसेट है। पहले नॉन करंट एसेट के ऊपर आते हैं, पहले हम आ जाते हैं नॉन करंट एसेट के ऊपर आ जाते हैं। हमने परचेज ऑफ मशीन बाय बैंक ट्रांसफर हमने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये जो 5,000 की ट्रांजेक्शन है ये हमने रिकॉर्ड नहीं की। सर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसकी एंट्री क्या होगी? मशीन डेबिट बाय 5,000 एंड बैंक ट्रांसफर हुआ है तो बैंक क्रेडिट बाय 5,000। तो इसमें ये क्या है हमारे पास? ये नॉन करेंट एसेट है। ठीक है, ये मशीन क्या है? नॉन करेंट एसेट है। इसका मतलब ये कि हमारा नॉन करेंट एसेट क्या हो जाएगा? नॉन करेंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा बाय 5,000। ठीक है, अगर इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं। द परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल 15,000 वॉज एंटर्ड इन द मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट। मोटर व्हीकल हमने खरीदा था, रिपेयर अकाउंट में लिख दिया। मोटर व्हीकल खरीदा था, रिपेयर अकाउंट में लिख दिया। इसको भी ठीक कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे? मोटर व्हीकल को डेबिट कर देंगे कितने से? 15,000 से। और जो रिपेयर का अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे कितने से? 15,000 से। तो अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं तो इसमें मोटर व्हीकल रिपेयर क्या है? मेरे लिए नॉन करंट एसेट है। इसका मतलब मेरे नॉन करंट एसेट 20,000 15,000 से बढ़ जाएंगे, और टोटल 20,000 से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, इस हिसाब से देखें, A B C, C एंड D दोनों आ सकते हैं। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे।
वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को। वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को। करंट एसेट में क्या क्या आता है? बैंक आता है आपका। करंट एसेट में क्या आता है? इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, ट्रेड पेबल आता है। और इसी तरीके से करंट एसेट में और करंट लायबिलिटी में क्या आता है? ट्रेड पेबल आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। तो जरा पेरी एंट्री पढ़ते हैं ये वाली। इसमें अगर आप देखें, एक ही आइटम है जो करंट एसेट में जाता है, वो है बैंक। और बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक कम हो रहा है। इसका मतलब मेरे वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या में करंट एसेट क्या करता है? वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता है। और करंट लायबिलिटी क्या करती है? वर्किंग कैपिटल को कम करती है। तो अगर आपका करंट एसेट कम होगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? कम होगा। यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है करंट एसेट का वर्किंग कैपिटल के साथ। तो 5,000 से मेरा क्या हो जाएगा? आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं। सर दूसरे में हमारे पास मोटर व्हीकल रिपेयर जो है वो एक्सपेंस है। आपने कभी भी जिंदगी में रिपेयर नहीं लिखा एसेट में, करंट एसेट में। और ना ही रिपेयर कभी करंट लायबिलिटी में लिखा है। तो दूसरे का नो इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस वर्किंग कैपिटल पे, वो सिर्फ 5,000 का पड़ेगा, सिर्फ इसी एंट्री का पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं, दुआ में याद कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा।